हाँ जी, हेलो। यार किसने यार मुझे क्वेश्चन किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन था। ये एक स्टूडेंट ने मुझे जो है ना वो ये कहा था, ये प्रॉब्लम है जी 2/74। ठीक है ना। ये है कि एज अ पार्ट ऑफ ए सर्कस परफॉर्मेंस अ मैन इज अटेम्प्टिंग टू थ्रो अ डॉट into an apple which is dropped from an overhead platform. Upon release of the apple, a man has a reflex जो है वो डिस्प्ले रिफ्लेक्स डिले ऑफ 215 मिली सेकेंड्स, यानी 215 मिली सेकेंड का उसके अंदर जो है ना वो रिफ्लेक्स डिले है बिफोर थ्रोइंग द डॉट. If the dot is released with a speed of v naught 14 meter per second, at what distance d, ये below the platform should the main aim if the dot is to strike the apple before it hits the ground. अब प्रॉब्लम के अंदर उसने मेनली कहा क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसने कहा है कि ये जो एप्पल है ये इस प्लेटफॉर्म से फॉर एग्जांपल टाइम जीरो पे जो है वो हमने ड्रॉप किया है. जब हमने टाइम जीरो पे ड्रॉप किया है तो होना तो ये चाहिए कि इसको जो है वो डॉट उसी टाइम जो है वो फेंक देनी चाहिए. डॉट का मतलब है कि वो कोई नेजा वगैरह जो है ना वो जो इसमें कोई नोकदार चीज जो है वो फेंक रहा है ताकि वो इसके अंदर जो है ना वो इसे स्ट्राइक करके जो है ना वो इसमें इम्बेड हो जाए. तो इम्बेड हो जाए, सही है. लेकिन वो कहता है कि यानी 215 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 मिली सेकेंड जो है वो यानी 10⁻³ के बराबर होता है. तो इसका मतलब है यानी कि 1000 मिली सेकेंड एक सेकंड के बराबर होते हैं. तो इसका मतलब 0.215 सेकेंड जो है वो उस वक्त तक जो है ना उसको रिफ्लेक्स डिस्प्ले है, मतलब उसको पता नहीं चलता या किसी वजह से वो लेट हो जाता है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है जो एप्पल है वो तो 0.215 सेकेंड के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रहा था ना, वो तो ट्रेवल ऑलरेडी यानी वो मतलब कर रहा है. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि उसने डॉट जो है वो यहाँ से जो है ना वो फेंकी है, तो इसको जो है वो 11 मीटर की जो ये रेंज है ये ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा होगा. वो जो ये टाइम जो है ना वो मकसद है जो एप्पल को देखिए ना यहाँ तक आने का जो टाइम फॉर एग्जांपल जो है वो लगेगा डॉट तक, ठीक है ना, ये डॉट तक जो है ना वो डॉट में इम्बेड होने तक जो टाइम लगेगा, यानी एप्पल को डॉट में इम्बेड होने तक जो टाइम लगेगा उसमें से आपने क्या काम करना है, अगर उस टाइम में से जो है वो 0.215 मिली सेकेंड माइनस कर दो तो वो टाइम जो है वो लगेगा इसको अपना ये 11 मीटर की रेंज ट्रेवल करने में. सही हो गया ना. तो ये बस आपने जो है ना वो इस बात का ख्याल रखना है. तो लेंज इसको जो है ना वो सॉल्व कैसे किया है मैं आपको सोल्यूशन जो है वो दिखा देता हूँ. ये देखें जी, मैंने ये काम किया 2/74 में. यहाँ पे पी प्लेटफॉर्म है, मैंने इसका नाम प्लेटफॉर्म रख दिया है. आर क्या चीज है, आर उसका यानी वो पॉइंट है नीचे जिसका नाम मतलब है यानी रिफ्लेक्स डिस्प्ले डिस्प्ले वाला पॉइंट है, रिफ्लेक्स डिले वाला पॉइंट है, मैंने वैसे ही नाम रख दिया आर. तो यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो कितना डी है,
फिर उसी तरह मैंने नीचे एक पॉइंट का नाम जो है वो रख दिया, जहाँ पे जाके ये एप्पल जो है वो स्ट्राइक करता है, इस पॉइंट का नाम मैंने बी रख दिया, यानी ये बोला है जहाँ पे वो इम्बेड हो जाता है, जो है वो एप्पल डॉट के साथ इम्बेड हो जाता है। और इसी तरह ये ए जो है वो पॉइंट मैंने लिखा है लॉन्च पॉइंट है, और जी पॉइंट क्या है, सेम इसी एलिवेशन पे ग्राउंड का पॉइंट दिया है। और वाई क्या है, ये ग्राउंड लेवल से जो है वो डिस्टेंस पॉइंट बी तक जो है वो वाई है, कैपिटल वाई। ये कैपिटल वाई मैंने क्या है, ग्राउंड से लेकर पॉइंट बी तक का जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाई कोऑर्डिनेट मैंने इसका नाम रख दिया, यानी डिस्टेंस हो गया। और ये देख लें, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो चल रही है। अब उस इधर उसने ये ने वेलोसिटी से फेंका, ओरिजिन मैंने कहाँ पे लिया है, ओरिजिन मैंने लिया है जी पॉइंट जी पे, ओरिजिन लिया है पॉइंट जी पे, ये देखें एक्स और वाई और ये और 1.6। अब मैंने इसको किया कैसे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ जो है वो मकसद कह ले कि डॉट की, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ डॉट, ये मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। अच्छा जी, हॉरिजेंटल मोशन क्या है कि आपने लिखा कि वी बी एक्स, यानी पॉइंट बी पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, वो ए पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, वो है 14 कॉस एल्फा। यानी देखो एंगल एल्फा मैंने एज्यूम किया है, मैंने वेलोसिटी का एंगल हॉरिजेंटल के साथ क्या एज्यूम किया है, एंगल एल्फा, तो ये कॉस एल्फा बन गया। अब मैंने लिखा कि एक्स बी, यानी बी पर जो है वो हॉरिजेंटल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा पॉइंट ए पर जो है हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट प्लस वी एक्स टी ए बी माइनस 0.215। अब ये देख लें, यानी कि देखें जो एप्पल को यहाँ तक आने तक टाइम लगेगा वो भी तो वो होगा टी ए बी, लेकिन इसको जो यहाँ तक पहुंचने का जो टोटल टाइम लगेगा वो 2ab में से रिफ्लेक्स डिले माइनस कर देना है आपने, तो ये आ जाएगा 0.215 जी। तो ये हो जाएगा 0.215, ओके हो गया। और इसी तरह ये एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा 14, यानी वेलोसिटी इनिशियल 14 है, कॉस अल्फा टी ए बी 2.5, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 पे हैं तो वी बी वाई किसके बराबर हो जाएगा, वी ए वाई, और माइनस जो है वो इसको थोड़ा जो बड़ा कर लें, ये देखें तो ये आ जाएगा वी ए वाई और माइनस जी टी ए बी माइनस 0.215, ये आ जाएगी वर्टिकल। अब वाई बी किसके बराबर हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा इज इक्वल टू वी ए वाई ए प्लस वी ए वाई टी ए बी माइनस जो है, यानी आपने बस उसी तरह जो है इसमें माइनस कर देना। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 3 से हमने देखा कि यानी जो वाई बी था वो कितना था, वो कैपिटल वाई मैंने रखा हुआ था, वाई बी का नाम मैंने क्या रखा हुआ था, कैपिटल वाई जी, वाई बी का नाम मैंने क्या रखा हुआ था, कैपिटल वाई, तो ये किसके बराबर है, ये 1.6, यानी वाई ए देखिए ना, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल, तो ग्राउंड के दरमियान यानी ओरिजिन के दरमियान और इसके दरमियान इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.65 है, पॉजिटिव ओरिएंटेशन में है, तो ये 1.65 आ गया, प्लस आ गया 14 साइन अल्फा और टी ए बी माइनस जो है वो 0.215 ये आ गया, और ये माइनस जो है वो 4.5। और इक्वेशन 1 से क्या चीज़ आ गई कि यहाँ पे एक्स बी 11 है, जहाँ पे जाके वो यानी कि मिल रहा है इस जगह पे डॉट, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 11 है, तो 14 कॉस अल्फा टी ए बी माइनस जो है वो 0.215 आ गया। ओके, इक्वेशन नंबर 5, 4 और 5 आ गए। अब हमने लिखा कि वर्टिकल मोशन ऑफ द एप्पल, हमने देखना है कि वर्टिकल मोशन ऑफ द एप्पल एट पॉइंट बी पर कितनी होगी, वर्टिकल मोशन ऑफ द एप्पल एट पॉइंट बी पे, वाई यानी बी यानी एप्पल का, यानी पॉइंट बी पर जो है वो एप्पल का डिस्टेंस कितना होगा, जो ये पॉइंट आएगा एप्पल का ओरिजिन से वो कितना रह जाएगा, वो हमने देखना है। तो वो आ जाएगा वाई बी एट एप्पल किसके बराबर हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा, देखें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एप्पल का कितना था ओरिजिन से, वो 9 था, इसी ओरिजिन से ग्राउंड से था 9 मीटर, ओरिजिन से 9 था, और उसके बाद क्या हुआ, वो नीचे जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वाला डिस्प्लेसमेंट 0 था, और आगे क्या आ जाना था, हाफ जी टी, तो क्या आना था, हाफ को मैंने कर दिया 9.81 को 2 पे डिवाइड किया तो वो 4.905 बनता है, तो ये भी ये आ गया, तो हमारे पास आ गया कि y इज इक्वल टू 9 माइनस 4.905 टी ए बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर बन गई 6।
अब आपके पास 4 इक्वेशन बन गई, यानी इक्वेशन बन गई 4, 5 और 6, ये बन गई 3 इक्वेशन। ये देखें 4, 5 और 6, इसको इन्हीं इक्वेशन को आपने जो है वो सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। आगे आ जाएं जी। इक्वेशन नंबर 5 से आपको क्या मिलता है? इक्वेशन नंबर 5 से आप लिख सकते हैं कि 14 cos अल्फा टी ए बी माइनस 0.215 इज इक्वल टू 11। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 7, इस तरह आप लिख लें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से क्या चीज आ गई? इक्वेशन नंबर 4 ये चेक करें, ये वाली है वाई वाली। इक्वेशन नंबर 4 से आप लिख सकते हैं कि 14 साइन अल्फा टी ए बी इस तरफ, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो y माइनस 1.65 और प्लस आ जाएगा 4.905। तो आप ये देखें कि 14 साइन अल्फा टी ए बी माइनस 0.215 और इज इक्वल टू वाई 1.6 प्लस जो है वो 4.905 टी ए बी माइनस स्क्वायर आ गया। ओके, अभी इक्वेशन नंबर आगे 7 और 8। आपने क्या काम किया है कि जो इक्वेशन नंबर जो है ना वो 5 एंड 8, ये देखिए सुने, ये इक्वेशन नंबर है 5, ये देखें इक्वेशन नंबर, एक मिनट मैंने कौन सी लिखी है, इक्वेशन नंबर 5 एंड 8, ये मैं बताता हूँ कहाँ पे है। नहीं, 5 एंड 8 ना कहें, इसको सॉरी लिख लें 6 एंड 8। इक्वेशन नंबर क्या लिख लें? 6 एंड 8। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है। इक्वेशन नंबर 6 एंड 8 में क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 6 और 8 लिख लें। यार ये इधर ना थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इसको तो इसको जो है वो आपने, एक मिनट, ये इक्वेशन नंबर जो है ना वो इसको कह लें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो है वो 6 और 8 से, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 6 में क्या दिया हुआ था कि y की वैल्यू ये थी, तो आपने y की वैल्यू जो है वो इधर पुट कर देनी इक्वेशन नंबर 8 में। जब आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 साइन अल्फा टी ए बी इस तरफ उधर यही रहेगा और 9 माइनस 4.905 टी ए बी स्क्वायर, और बाकी जो है वो चीज हुई आ जाएगी माइनस 1.65 प्लस 4.905 टी ए बी स्क्वायर। अब आगे हमने क्या काम किया, ये सारा कुछ जो है वो इसे लिखा, इसका जो है वो मतलब स्क्वायर एक्सपेंड किया, स्क्वायर एक्सपेंड किया तो ये आ गया टी ए बी स्क्वायर प्लस 0.215 का स्क्वायर 2 इंटू 2.15 और टी ए बी यानी कि आ गया, सही है ना, ये आ गया। अब इसको जब आपने एक्सपेंड किया तो इधर क्या चीज आ गई, 9 माइनस 1.65 आ जाता है 7.35, ये माइनस 4.905 टी ए बी स्क्वायर आ गया, आगे प्लस 4.905 टी ए बी स्क्वायर। तो ये 4.0905 ये प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, चूंकि देखें ये माइनस का है और ये प्लस का आ गया ना, तो ये हो गया कैंसिल। आगे क्या रह गया, 0.215 का स्क्वायर 0.2267 के बराबर होता है मल्टीप्लाई बाई 4.905, और आगे आ जाता है 2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2.11 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है ना वो आगे देखें ये आ गई, यानी फाइनल इक्वेशन इस तरफ हुई आ गई ना, इस तरफ तो यही आ गई ना 14 साइन अल्फा टी ए बी माइनस जो है वो 0.215, और इधर आ गया माइनस 2.11 टी ए बी प्लस 7.57, ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। देखिए इक्वेशन नंबर आपने 6 और 8 सॉल्व की तो इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 9। अब आपने क्या काम किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर है 7 एंड 9। अब आपने करना क्या, इक्वेशन नंबर 7 देखें कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 7 है, ये वाली, ये आपने इस इक्वेशन को इसको सॉरी इक्वेशन जो है वो इसको इसको क्लोज करें और
ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर है 7, ठीक है ना। इस इक्वेशन को 7 और 8, 7 और 9 को, इक्वेशन नंबर 9 ये ऊपर वाली है, ठीक है ना, ये वाली, ये इन दोनों इक्वेशन को जो है वो आप स्क्वायर करेंगे अपनी अपनी जगह पर ऐड करेंगे, तो 14 cos स्क्वायर अल्फा टी ए बी स्क्वायर प्लस 14 sin अल्फा टी ए बी स्क्वायर माइनस 2.11 प्लस 7.57 प्लस 11 स्क्वायर, सही हो गया। अब यहाँ से ये देख ले, ये 14 ये आ गया, आगे टी ए बी स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा वो 1 के बराबर हो गया, ये देखें ये 1, ये देखें ये 1 आ गया, इस तरफ जो है वो स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया, और ये 57 11, ओके। अब इसको जो है वो सारा कुछ लिखते गए, एंड पे जनाब आपकी ये फाइनल बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बन गई है सादा सी। आपको ग्राफिकल कैलकुलेटर मैंने दिया हुआ है, आप आराम सुकून से जनाब वो कैलकुलेटर जो है वो फार्मूला लगाएं जो ग्राफिकल कैलकुलेटर है, ये 2 रूट्स आ जाएंगे, ये रूट्स नेगेटिव आ जाएगा और ये रूट आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ये देखिए जो ये वाला रूट है, इस रूट को मैंने ये ऐसे ओके कर दिया, ये रूट जो है वो आपने ले लेना है, टेक टी ए बी 1.06, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 के अंदर पुट किया जो हमारे पास रेंज वाली थी, हॉरिजॉन्टल वाली डिस्प्लेसमेंट वाली, 11 14 cos अल्फा 1.08 माइनस 0.215 के बराबर था, यहाँ से सॉल्व किया, अल्फा किसके बराबर आ गया 25.63। अब हमें पता है कि tan अल्फा किसके बराबर था जी, अब tan अल्फा चेक करें वो कैसे निकलेगा, ये देखें, समझ तो आपको आ गया होगा। अब आप मुझे बताएं ये tan अल्फा निकालना है, तो आप देखें कि यहां से लेकर आपका यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट बनता है वो कितना बनेगा, ये देखें टोटल 9 है, 9 में y प्लस डी, यानी y प्लस डी माइनस कर देना, तो दरमियान में ये बन जाता है, ये बन जाता है कि 9 और माइनस जो है वो मतलब है d, और माइनस जो है वो बन जाता है, ओहो क्या इधर लिख नहीं रहा, ये देख 9 माइनस बी माइनस वाई, ठीक हो गया ना, तो ये बन जाता है 9 प्लस डी माइनस वाई, ये ऊपर आ गया और नीचे 11 आ जाता है, तो ये जनाब आपने क्या काम किया, tan का ये फार्मूला जो है वो ये लगाया, ये देखें तो tan 25 ले लिया, तो ये 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 5.277, ये आ गया 9 माइनस डी माइनस 1.65, यार ये नादिर को भी बता दो। जी कोई क्वेश्चन है तो बता दो, शाबाश। सर कहता है सर कर दिया है, सर कर दिया है मैंने नादिर को लिंक, ठीक हो गया, वेरी गुड। चलें जी, तो लिंक जो है वो आप कर दें, क्योंकि इसने भी जो है ना वो ये क्वेश्चन किया था और इसने भी बड़ी एफर्ट की थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आई होप, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा आसान था ना, ये देखें, ये देख लें डी आ जाता है जी 2.07 एग्जैक्ट आ जाएगा, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं थी। आंसर के साथ मैंने अपना जो है वो सिग्नेचर भी डाल दिए हैं, ठीक हो गया, ताकि जो है वो हमें कोई सोल्यूशन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमने इसको जो है वो वन मैन, और ये बड़ा आसान जो है ना वो हमने किया है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मुश्किल नहीं था ये प्रॉब्लम, अगर आप देखें तो कि इसके अंदर ज़रा बराबर लेबर जो है ना वो हमने मकसद नहीं की, ना कोई मुश्किल इक्वेशन बनी है, तो ये आपकी बड़ी लेवल का जो है ना वो क्वेश्चन था। सिर्फ मुझे भी इस पे कल बड़ा टाइम लग गया है, असल में मैं कैलकुलेशन में ना इतना अच्छा नहीं हूँ, तो कैलकुलेशन में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से मैं बस छोटी सी ना मिस्टेक की वजह से मुझे बड़ा टाइम लग गया, तो वो फिर बड़ी देर बाद डिटेक्ट हुई, सही हो गया ना। तो अब ये क्वेश्चन मैंने अल्लाह ताला के फजल से आपको सक्सेसफुली समझा दिया है, आई होप
आप लोगों को इसका है फ़ायदा हुआ होगा। आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ लें किसी का, सही है? एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, वेरी गुड। तो जी, इसमें कोई क्वेश्चन है आप किसी का? बताएं। ये जो स्टूडेंट अभी कनेक्ट हुए हैं, ये प्रॉब्लम मैंने समझाया है। अगर कहें तो फास्टली मैं रिवाइज भी कर दूंगा, कोई इसमें मसला नहीं है। जी, ये वाला मैं फिर मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है ना इधर बनाया था। और इसको इसकी जगह पे मैं आपको एक और चीज़ लिख देता हूँ। इसको तो हम हटा देते हैं। इस पे आए, ये देखें, इसको डिलीट। यानी ये देखें ना कि हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? ये पीडीएफ बंद होगी तो मैं इसको ओपन कर लूँ एक। जी, तो इसमें ये प्रॉब्लम जो है वो हम कर रहे थे, तो इसके बारे जो है ना वो ये मैं बता रहा था यार, ये ख़त्म ही नहीं हुआ अभी तक। इसको तो हमने करना था रिमूव यार, इसको ये रिमूव, ये रिमूव। जी, ठीक हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। अब हम उस पे चलते हैं। मेरा ख्याल है और कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट ने मुझे नहीं रिपोर्ट किया। हाँ, अच्छा, हम कल जो प्रॉब्लम कर रहे थे, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताए थे रिलेटिव का थे, और उस पे आते हैं जी। रिलेटिव का एक प्रॉब्लम था जी 203, ये वाला प्रॉब्लम था। एक मिनट, 202 को भी देख लेते हैं। ये 202 तो आसान है। चले जी 203 देख लें। ये प्रॉब्लम है जी 203। इसकी मैं इधर स्टेटमेंट भी ओपन कर लूँ। ये है जनाब काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, और ये है जी रिलेटिव मोशन। सही है ना? ये 201,
ये जो है ये प्रॉब्लम है जी 203। अब ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सारे तवज्जो दें जो मौजूद हैं। अब बैटर हिट्स द बेस बॉल, यानी ये बैटर है, इसने क्या है, बेस बॉल को हिट किया है एट ए विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट 100 फीट पर सेकंड डायरेक्टली टुवर्ड द फील्डर बी। यहाँ पे ये फील्डर बी जा रहा है। अच्छा, फील्डर बी इससे कितना दूर है, वो 220 फीट अवे है, 220 फीट अवे है directly toward the fielder B at angle theta to the horizontal. The initial position of the ball is 3 foot above the ground level. ये यहाँ पर है, ओके हो गया। Fielder B requires 1.4 second to judge where the ball should be caught and begin moving to that position with the constant speed. वो कहता है कि इसको तकरीबन जो है वो 1/4 सेकंड तक तो पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे बॉल गिरेगी, तो ये फिर जो है ना बाद में अंदाजा करता है और फिर भागना शुरू करता है किसके साथ, विद द कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब वो कांस्टेंट स्पीड है कितनी, वो हमने निकालनी है। सबसे बड़ा इश्यू इसमें ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड है कितनी। बिकॉज ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस फील्डर बी चूजेस हिज रनिंग स्पीड so that he arrives at the catch position simultaneously with the baseball। यानी वो कहता है कि वो इस तरह स्पीड अपनी मतलब सिलेक्ट करता है कि वो सेम कैच पोजीशन पे आता है और कैच कर लेता है। द कैच पोजीशन इज द फील्ड लोकेशन एट विच द बॉल लैटिट्यूड अल्टीट्यूड इज 7 फीट। वो कहता है जिस जगह में वो कैच करता है बॉल की कितनी हाइट होती है, 7 फीट होती है। इनिशियल कितनी थी, 3 फीट पे ऊपर उसको हिट किया गया है। Determine the velocity of the ball relative to the fielder at the instant the catch is made। प्रॉब्लम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तवज्जो रहे, देख लें। मैंने इसकी डायग्राम नहीं बनाई, डायग्राम बनी हुई है, वैसे आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। मेरी एक बात सुने, देखें हमें ये तो पता चल रहा है कि ये जो है वो 220 फीट के अंदर अंदर तो बॉल नहीं गिरेगी, सही है ना, जो कि फील्डर देखें इससे आगे जा रहा है ना, उसने बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने वो डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है कि जब y जो है वो आ जाएगा 7 फीट, जहाँ पे उसको बॉल को वो कैच कर रहा है, तो वहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मैंने लिखा कि लेट द कैच पॉइंट पोजीशन इज सी डिटरमिन, यानी कैच पॉइंट का नाम मैंने सी रख दिया है, ठीक है ना, जिस जगह पे कैच हो रहा है उसका नाम मैंने सी रख दिया, डायग्राम मैंने नहीं बनाई। determine what will be the horizontal distance when the altitude is 7 feet above the ground। ये आपकी वजाहत के लिए लिख भी दिया है। नोट द ओरिजिनल इज एट द लॉन्च पॉइंट, ओरिजिनल मैंने लॉन्च पॉइंट पे लिख दिया है, एक्स और वाई इस तरह ले लिए हैं। लॉन्च कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट जो है वो आप इसको कह लें, कोई नाम दे लें, मैंने लॉन्च पॉइंट के ऊपर वो ओरिजिन ले लिया है। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो जाएगी कि वी सी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वी ए एक्स 100 cos 30 और एक्स सी किसके बराबर हो जाएगा, आई होप आपको नजर आ रहा होगा कि एक सौ थोड़ा जूम कर, एक्स सी आ जाएगा एक्स ए और जो है वो वी ए एक्स टी ए सी। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये देखिए मेरी बात सुने, एक्स सी को मैंने लिख दिया है कि 220 प्लस एक्स डैश। अब एक्स डैश क्या है, एक्स डैश है कि 220 फीट से आगे जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट सी तक हॉरिजॉन्टल, यानी जहां पे बॉल टोटली जाके कैच होगी तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है 220 प्लस एक्स डैश, मैंने नाम उसका रख दिया है। अभी मैंने शो नहीं किया, आप वैसे डायग्राम बना सकते हैं। तो 100 cos 30 और टी ए सी टाइम मैंने लिख लिया कि ए से सी तक पहुंचने का टाइम है, ठीक है, यानी बॉल का स्टार्ट पॉइंट मैंने ए ले लिया हुआ है। अब आए जी वर्टिकल मोशन में, वी वाई सी किसके बराबर हो जाएगा, वी ए वाई माइनस जी टी ए सी वाई वाई सी 100 sin 30 और माइनस जो है वो 32 पॉइंट टी ए सी। वाई सी पे आए, वाई डिस्प्लेसमेंट एट सी 7 और ये वाई सी टी ए सी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट y का कितना है, वो मतलब है वर्टिकल कोऑर्डिनेट जो है वो मकसद है 3 है, फाइनल कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है। तो इनिशियल जो है वो साफ असल इस ऐसे में ना लॉन्च पॉइंट के ऊपर अगर आप लेते तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, इधर 7 - 3 होना चाहिए था, लेकिन इस तरह भी ठीक है, चूंकि आपको पता है कि आपने मतलब इसमें कोई ऐसा फर्क जो है ना वो नहीं पड़ा। लेकिन एक्चुअली क्या है, अगर आपने लॉन्च पॉइंट पे ओरिजिन लिया हुआ है तो यहाँ पे होना चाहिए था वाई सी होना चाहिए था 7 - 3
और वाई ए होना चाहिए था 0, लेकिन ये इस तरह भी वही बन जाता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि गलती से जो है वो इसमें ओरिजिन ग्राउंड पे जो है ना वो लेकर इक्वेशन लिख दी गई है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राउंड के लिहाज से हो तो आपको पता है वाई ए असल में होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है ना, एंड द ओरिजिन। यानी ओरिजिन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ ना, तो ग्राउंड तक डिस्टेंस 3 था, तो इसका मतलब है भाई ग्राउंड पे ओरिजिन हो गया। तो ये थोड़ी सी ना इसमें यानी कि इक्वेशन को अगर आप समझने मुश्किल हो तो मतलब बता देना। यानी ये ओरिजिन मैंने लॉन्च पॉइंट पे लिखा है ना, इस ओरिजिन को आप बेशक मैं बल्कि इसको अभी मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो रिमूव करने के लिए मैं इसको ग्राउंड पॉइंट पे लिख दूं, ग्राउंड पे। यानी इसका ओरिजिन जो है वो मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओरिजिन जो है लिखने, ओरिजिन कहाँ पे है, एट जो है वो ग्राउंड, ग्राउंड बिलो जो है वो मतलब ए से, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है तो उसके लिहाज से इक्वेशन बनेगी, इन शॉर्ट इक्वेशन बन गई जी 7 -3 ये 4 आ गया, यहाँ से ये जनाब सीधी क्वाड्रेटिक बन गई, 2 रूट्स आ गया 3.023 और दूसरा रूट आ गया 0.0823। ओके, जब आपने जो है वो टाइम लिया है, टाइम जब देख लें, ये देखे ना यहाँ, ये देखे यहाँ से लिया, यहाँ पे इधर लिखा हुआ है यहाँ, ये देखें यहाँ पे ये स्टार्ट ये देखें when t is equal to 0.083 का मतलब क्या आ जाएगा 220x प्लस एक्स माइनस 2, ये यहाँ पे x डैश आ जाता है, जब ये पुट करें तो माइनस जो है वो आ जाता है कुछ 212। तो इसका मतलब ये तो अनएक्सेप्टेबल हो गया ना, जो कि डिस्टेंस x डैश नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आपको ये बता रहा है कि भाई बाल कहीं इधर गिर रही है, तो इसका मतलब है बल्कि यानी इधर किस जगह पे गिर रही है, तो वो तो रॉन्ग आ गया ना, यानी वो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, एक्स तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए इस तरफ, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब टी आपने 3.0234 लिया तो 220 एक्स डैश में जो है वो पुट किया तो 100 cos 30 और टाइम पुट किया 3.034, तो ये आ गया 261। तो यहाँ से एक्स डैश आपने निकाल लिया कि बाल आगे कितना गिरेगी 41.834। ये गौर से देखें, ये सबको नजर आई होप आ रहा होगा कि 41.834 जो है वो ये आ गया। सो बाल विल बी कॉट एक्स डैश डिस्टेंस आफ्टर 220 फुट, तो यह है वो 220 फुट से आगे जाके तकरीबन यानी 41.83 फुट पे बाल जो है वो जाके कैच होगी। अब हमने फाइंड क्या करना, नेक्स्ट फाइंड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द फील्डर एट कैच पॉइंट। वो कैसे निकलेगी, हमने कहा कि फील्डर की पॉइंट सी यानी एक्स एफ का मतलब है फील्डर का डिस्प्लेसमेंट। कोई क्वेश्चन है तो बता दो। सर मोहम्मद नादिर, सर मेरे वाला रीजन भी बता दें टाइम के लिए। हाँ, जो है वो एक स्टूडेंट ने जो है वो ये कहा था नादिर ने कि हाँ जी, स्टूडेंट ने जो है वो ये मतलब बताया था कि टाइम जो है ना वो देखो हमारा ये टाइम आया कितना 0.0823 आया ना, दूसरा टाइम जो हमने अनएक्सेप्टेबल किया है, तो उसको जो रिफ्लेक्स जो है वो कितना मिल रहा है वो 1.4 सेकंड। इसका मतलब ये है कि एक 1/4 सेकंड तक तो वो भागा ही नहीं है ना, तो ये कितना 0.25 सेकंड तो ग्रेटर हो गया ना इसके साथ, ये 0.0823 से वो ग्रेटर हो गया, तो ये मकसद है उससे संभाला रहे। इसका मतलब इस वक्त तो वो खड़ा हुआ है, इस टाइम तो वो भागा ही नहीं, तो वो टाइम की वो रीजन भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो इस वजह से भी नॉट एक्सेप्टेबल है, सही है ना। लेकिन वो तो आगे लॉजिकल यानी उधर से भी, तो इधर से आपको एक एक्स डैश ये भी आपके पास एक आर्गूमेंट आ गया जो मैंने बताया कि ये नेगेटिव आ जाता है, जो कि रॉन्ग है। ओके हो गया, वेरी गुड। चलें, नादिर जो है वो माशाल्लाह बड़ा ज़हीन बच्चा है,
तो दैट इज वेरी गुड। अच्छा जी, अब आ जाए जी नेक्स्ट, फाइंड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द फील्डर एट कैच पॉइंट। अब फील्डर की आपने कैच पॉइंट पे, यानी ये सी क्या कैच पॉइंट है, ये इस पर आपने फाइंड करनी है उसकी स्पीड। वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्स एफ नॉट यानी इनिशियल फील्डर की स्पीड प्लस वी एफ, और हो जाएगा टी ए सी माइनस जज टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़, मैंने लिखी है, सारे तवज्जो से देख लो माशाल्लाह। अब आप ज़हीन तो सारे बड़े हो और आपको बात भी समझ आ रही होगी, आप भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ये देखें, यानी टी ए सी माइनस जज टाइम, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक्स एफ एट सी कितना है, यानी ओरिजिन से अगर आप देखें ना, ओरिजिन से तो वो भी 261.83 बनता है, और इनिशियल कितना बनता है एक्स एफ का। कह रहे आवाज नहीं आ रही, आवाज कैसे नहीं आ रही जी, आवाज आ रही है यार, मैं और कैसे बोलूं। तो 261.834 के म्यूट तो नहीं हो गया मैं, नहीं म्यूट तो नहीं हुआ जी। तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 220 फीट, ओके। वी एफ 3.023 माइनस 0.25, ये देखें। तो यहाँ से हमारे पास वी एफ किसके बराबर हो गया 41 पॉइंट। अच्छा ये देखें कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये तवज्जो रहे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने लगाई है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, ये पागल तो नहीं हो गया मेरा ख्याल है। बाकी जो है ना वो सबको आ रही है, इसको मेरा ख्याल है रिमूव ही कर दें यार। ये कौन है 315, ये कह रहे आवाज़ ही नहीं आ रही। हाँ जी ना, ये बाकी कोई बताए आवाज़ आ रही मेरी या नहीं आ रही। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं सर, आवाज़ नहीं आ रही। यस सर, क्या यस सर नहीं आ रही, क्लियर है सर जी, ये लो। हाँ तो ये इस बंदे को यार फिर रिमूव भी करो, ये ताहिर कौन पता नहीं आ गया है। ये असल में ना कुछ ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं जिनका इलाज तकरीबन मेरा ख्याल है हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, अफलातून के पास भी नहीं था। तो ऐसे जो स्टूडेंट है ना यार, आज तो सर्च ही नहीं हो रहे ले भाई। जी इसको पार्टिसिपेंट कैन चैट विद नो वन, चलें यार नहीं सर उसका नेट इशू होगा। ताहिर इज़ अ गुड स्टूडेंट, हॉस्ट ओनली। चलें जी आप लोगों ने। अच्छा ये आ गई जी वी एफ कितनी आ गई 15.084, ये आ गई है जी वेलोसिटी फाइनल उसकी आ गई फील्डर की वेलोसिटी, फील्डर की कैच वेलोसिटी, ओके। वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट कैच पॉइंट कितनी है, वो वी एक्स वी सी एक्स इसके बराबर है, वो वी सी वाई इसके बराबर है। आप चाहो तो डायरेक्ट कंपोनेंट में भी लिख सकते हो, मसला कोई नहीं। तो वी सी के मैग्नीट्यूड इसके बराबर आएगी 98.7, और यहाँ से ये देखें वी सी एक्स ड्रॉ किया, वी सी किया, तो यहाँ से वी सी की मैग्नीट्यूड आ गई, एंगल निकाला 28.66 निकला, ये उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल ली, तो वो आ जाती है वी सी रिलेटिव टू एफ आ जाती है 85.77, ये आ जाती है। ये ट्राइंगल बना दिया, ये देखें थीटा सी वी सी रिलेटिव टू एफ इस तरफ होनी है, देखें वी एफ की इस तरफ है वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से, और वी सी रिलेटिव टू एफ इस तरफ आनी है। तो मेरी एक बात सुने, आप इसको ना डायरेक्ट कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं, आपको जो कि कंपोनेंट निकले हुए हैं आप डायरेक्ट जो है ना वो कंपोनेंट की मदद से लिख लेना, क्योंकि वेलोसिटी हमें उसका भी पता है, तो आपको परेशानी नहीं होगी इस ट्राइंगल को बनाने की। लेकिन लॉ ऑफ साइन से जो है वो आपने सॉल्व किया, एंगल बीटा फाइंड किया, तो एंगल बीटा में ये खास बात याद रहे कि साइन जो है ना वो कभी लार्जर एंगल नहीं दे सकता। अगर आप ये बीटा फाइंड करने की कोशिश करें तो वो मतलब एक्चुअली ये आ जाता है, यानी लॉ ऑफ साइन एक्चुअली क्या है, आप इस एंगल को फाइंड करने की बजाय लॉ ऑफ साइन से वो आपको ये एंगल देगा, ठीक है ना, ये बात का ख्याल रहे। तो हमेशा वो चूंकि एक्यूट एंगल देता है तो आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं, उससे बेहतर ये कि आप अल्फा फाइंड कर लें, 28 और अल्फा का जो है वो सम कर लें, तो उसमें से 180 में से माइनस करें, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा अंदर वाला अगर निकालना है, क्योंकि साइन हमेशा क्या है वो आपको एक्यूट एंगल देता है, वो उसमें से उससे बड़ा एंगल वो नहीं देगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला। तो ये चीज़ आ गई, ये आ गया 164, और ये एंगल आ गया जी 33, पार्ट्स में रिजॉल्व किया तो ये आ गया, ओके। एनी क्वेश्चन?
चलें जी, ये हमने सी रिलेटिव टू एफ जो है वो ये निकाल लिया। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी हाथ अपना चैट में टाइप कर दो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दो। नो क्वेश्चन? नादिर, समझ आ गई मेरी बात की? हाँ जी, उमैर जो है वो समझ आ गई है, वेरी गुड। और इसको मोहम्मद नादिर, अब समझ आ गई ना कि ये इसमें जो है ना वो ये लॉजिक थी जो मैंने बताई थी। अच्छा, इससे आगे साथ चलते चलते मैं आपको अगला प्रॉब्लम भी समझा दूं। ये साथ 204 प्रॉब्लम देखें वो इसी तरह का है, लेकिन मैं चूंकि समझा दूं ताकि सबका फायदा हो जाए। वो कहता है कि अ प्लेस किकर, ये देखें अ प्लेस किकर ए, ये देखें ये वाला, ये प्लेस किकर ए executes a pooch kick which is designed to eliminate a potential return by the receiving team। ये अब पूछ किक क्या होती है? पूछ किक असल में वो होती है जो कि बहुत हाई आल्टीट्यूड पे लगती है और बड़ी शॉर्ट रेंज होती है, और उसका पर्पस ये होता है कि ताकि जो है वो जो मतलब फील्डर है या ये जो कैच करने वाला है वो इसको जो है वो रिसीव ना कर सके, ये उसका जो है ना पर्पस होता है मेनली। बाकी आप लोग जो है बेहतर जानते होंगे। विच इज डिजाइन टू एलिमिनेट अ पोटेंशियल रिटर्न बाय द रिसीविंग टीम। पोटेंशियल रिटर्न का मतलब यही होता है ना, ताकि वो कैच ना कर सके। द पूच किक फीचर्स अ हाई ट्राजेक्टरी एंड शॉर्ट रेंज, यानी साफ ट्राजेक्टरी हाई हो जाएगी तो